नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर आज की सबसे बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। इकोनॉमी के लिए डबल खुशखबरी। अप्रैल में इंडस्ट्री की ग्रोथ ने पकड़ी रफ्तार। रिटेल महंगाई भी 5 साल में सबसे कम। हफ्ते की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 150 पॉइंट टूटा। सरकारी बैंकों की हुई आज जमकर धुलाई। डिफॉल्टर्स पर कसेगा शिकंजा, वित्त मंत्री बोले आरबीआई बना रहा है लिस्ट, जल्द शुरू होगा एक्शन। कर्ज के बोझ तले दबी टेलीकॉम इंडस्ट्री की सरकार ने सुनी दिक्कतें। आरकॉम और एयरसेल ने मांगी लाइसेंस फीस में रियायत, तो रिलायंस जियो ने कहा पुरानी टेक्नोलॉजी कंपनियों की बुरी हालत के लिए जिम्मेदार। संदीप दीक्षित के बयान की राहुल गांधी ने की निंदा, कहा सेना प्रमुख पर कमेंट नहीं है ठीक। ट्रंप के बुलावे पर अमेरिका जाएंगे मोदी, 26 जून को होगी मुलाकात। वीजा और पेरिस जलवायु समझौते पर हो सकती है बात। एक बक्से में सिमट सकता है आपका बैंक, मशीन से ही खुलेगा खाता और मिलेगा डेबिट कार्ड। बुलेटिन में आगे देखिए एटीएम और बैंकिंग सिस्टम के भविष्य की झलक। इकोनॉमी के लिए आज अच्छी खबर है। इंडस्ट्री ने अप्रैल में रफ्तार पकड़ी है और ये बढ़कर 3% के पार चली गई है। सोने में सुहागा यह है कि खाने पीने की महंगाई में लगाम लगने से मई में रिटेल महंगाई 2% के आसपास सिमटती हुई दिख रही है। आज आए आंकड़ों को समझने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। तो प्रदीप, आप हमें ये बताएं कि एक तरफ हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थोड़ा बेहतर हुआ है, तो महंगाई दर में भी ऑल टाइम लो, रिकॉर्ड लो देखने को मिला। तो इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर किस तरह की तस्वीर बनती हुई दिख रही है? आईआईपी और सीपीआई दोनों ही आंकड़े अच्छे नजर आते हैं, क्योंकि आईआईपी यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ उम्मीद से बेहतर है और सीपीआई यानी महंगाई की दर, कंज्यूमर महंगाई की दर दरअसल उम्मीद से कम है। पर इन आंकड़ों को अगर आप करीब से देखें तो महंगाई घटने के पीछे बड़ी वजह है सब्जियों के दाम में भारी गिरावट। सब्जियां दरअसल 13 से 14% सस्ती हो गई हैं पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले, और इस वजह से आपको ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है कि ये आंकड़े काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले होते हैं और सब्जियों और फलों के दाम अगले ही महीने बढ़ भी सकते हैं। इसलिए दरअसल जो कोर इन्फ्लेशन है, जो महंगाई का ओवरऑल आंकड़ा है, वो हम कह सकते हैं कि 4, 4.5-5% के अपनी रेंज में ही है। और ये जो गिरावट आई है ये आगे टिक के नहीं रहेगी। आने वाले महीनों में ये महंगाई दर फिर से बढ़ेगी। हालांकि लगातार 5-6 महीने से महंगाई दर आरबीआई के टारगेट से नीचे है, इसलिए आरबीआई के ऊपर दबाव जरूर बढ़ सकता है इन आंकड़ों को देखकर। खासतौर पे जब आप ये देखते हैं कि हालांकि आईआईपी बढ़ा है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर हैं, आप माइनिंग देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इवन कंज्यूमर डिमांड वाले सेक्टर देखिए, जहां पर ग्रोथ में काफ़ी गिरावट आई है साल दर साल। तो दरअसल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पॉइंट हैं जिन पर नज़र रखते हुए आरबीआई पर रेट घटाने का दबाव बढ़ सकता है। शुक्रिया प्रदीप। इधर ग्रोथ के आंकड़ों से इंडस्ट्री बहुत खुश नहीं है। उसकी मांग है कि कई सारे सेक्टर्स का बुरा हाल है और आरबीआई को कर्ज सस्ता करना चाहिए। जो आपको ग्रोथ नजर आ रही है मेजर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही है। बाकी सारे अदर कैटेगरीज में आप देखें तो ग्रोथ नहीं है और रादर नेगेटिव्स है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ बिकॉज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इंफ्रा स्पेंडिंग के कारण है, और जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ आई है वो भी बिकॉज ऑफ कमर्शियल व्हीकल। फर्स्ट टाइम आई थिंक वी हैव सीन सम रीजनेबल ग्रोथ इन कमर्शियल व्हीकल। जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, उसमें अपने को थोड़ी ग्रोथ दिखाई दी है। सो ओवरऑल ग्रोथ अभी भी, ये जो ग्रोथ है ये हम ये नहीं कह सकते कि सस्टेनेबल रहेगी। केयर रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीज मानते हैं कि आरबीआई अक्टूबर तक रेट कट नहीं करेगा, क्योंकि महंगाई पर जीएसटी का असर देखना भी बाकी है। आरबीआई तो एक और पॉलिसी के लिए ठहरेंगे अक्टूबर तक, क्योंकि उनका दो जो कंसर्न्स था, एक तो है जीएसटी जो जुलाई में लागू होगा, एंड वी नॉट क्वाइट श्योर व्हाट्स गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन इन्फ्लेशन। वैसे तो न्यूट्रल तो होना चाहिए इन द लॉन्ग रन, बट शॉर्ट रन में क्या होता है किसी को मालूम नहीं है। और दूसरी बात जो है कि ये एचआरए कंपोनेंट जो है, जो रेंट का कंपोनेंट जो बनने वाला है सीपीआई में, दैट आल्सो इज गोइंग टू स्टार्ट बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। सो आई थिंक कीपिंग दीज टू फैक्टर्स इन माइंड, आई थिंक द आरबीआई विल प्रॉब्ली वेट। इधर बाजार के जानकार प्रकाश दीवान का कहना है कि बाजार आईआईपी के इन आंकड़ों से खुश होगा। इंटरेस्टिंग जो ग्रोथ का आंकड़ा है, और ग्रोथ में इसलिए है कि हम इस फेज में है कि ये पर्टिकुलर क्वार्टर की जो ग्रोथ है ये इतनी खास मानी नहीं जाती या इससे बहुत उम्मीदें नहीं होती। लेकिन अगर ये ग्रोथ, जैसे कहा कि अगर ये ट्रेंड पकड़ता है
और ये आंकड़े जो है ये थोड़ा भी मार्जिनल इंप्रूवमेंट भी अगर दिखाते हैं तो इससे अर्निंग्स की जो ट्रैजेक्टरी है कंपनीज की वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट पॉजिटिवली लेगा। और जो हमारी जो महंगी वैल्यूएशंस की जो चिंता एक बनी हुई है नई ऊंचाइयों पे जब निफ्टी रहता है, मार्केट रहता है, तो वो जो है कहीं ना कहीं रैशनलाइज होंगी और मार्केट को एक थोड़ा सा जो है सपोर्ट उसमें आगे चल के और बाइंग के लिए जो है नए प्लेयर्स को, इन्वेस्टर्स को मौका अच्छा दिखेगा। तो आईआईपी के अच्छे नंबर्स और सीपीआई में यहां पर मिली राहत का असर कल बाजार में दिखेगा, लेकिन आज शेयर बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ ही हुई है। बैंक शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई होती हुई आज दिखाई दी। ऑटो, इंफ्रा, एनर्जी शेयरों में भी आज बिकवाली रही। हालांकि टेक्नोलॉजी और फार्मा शेयरों से बाजार को कुछ सहारा मिला। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 166 और निफ्टी में 52 पॉइंट्स की गिरावट रही। दिग्गजों की बात करें तो आज एल&टी, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक में खासी कमजोरी हुई। पहाड़ जैसे कर्ज तले दबी टेलीकॉम कंपनियों के साथ इंट्रा मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने आज मुलाकात शुरू कर दी है। इस बैठक में कई टेलीकॉम कंपनियों ने जहां सरकार से रियायत की मांग की है, वहीं रिलायंस जियो ने कंपनियों को कर्ज कम करने की दलील दी है। जियो ने कहा है कि बाकी कंपनियों ने टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं किया है, इसलिए उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जियो ने बाकी कंपनियों पर कैपिटलाइजेशन का भी आरोप लगाया है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं यानी कि CNBC आवाज़, ये TV 18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है जिसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। इधर एक सेक्टर है जो कर्ज के भंवरजाल में फंसा है। कर्ज के कारण अटके थर्मल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छी खबर है, उन्हें मिल सकती है नई ऊर्जा। सरकार इन्हें उबारने की कोशिश में अब जुट गई है। मोदी सरकार के 3 साल में ऊर्जा मंत्रालय ने क्या किया, ये बताने के लिए आज ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ा ऐलान किया। वित्तीय तनाव से गुजर रही बिजली परियोजनाओं को उबारने के लिए सरकार बैंकों और स्टॉक होल्डरों से बात कर रही है। खासकर उनकी मदद की कोशिश की जा रही है जो जानबूझकर कर्ज चुकाने में कोताही नहीं कर रही हैं। We have worked out a broad framework in which we can work together with the banks and the state governments to resolve the stress in the power sector, particularly the thermal plants. दरअसल देश में लगभग 20,000 मेगावाट के थर्मल प्रोजेक्ट पर वित्तीय दबाव बना हुआ है। अधिकतर परियोजनाओं की बुरी हालत के पीछे बिजली की मांग का अभाव है। मांग न होने के बावजूद कई परियोजनाएं शुरू तो कर दी गईं, लेकिन अब आधे में ही अटक गई हैं। हाल ही में जारी कोल लिंकेज पॉलिसी से ऐसी परियोजनाओं को मदद तो मिली, लेकिन अब भी काफी प्रेशर है। नई पॉलिसी ऐसी ही परियोजनाओं के लिए काम करेगी। बिजली मंत्रालय ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एक स्ट्रेस्ड एसेट लैंडिंग फंड की संभावना तलाशने को कहा है। सरकार अगले 25 सालों के लिए एक ऊर्जा नीति भी लेकर आने वाली है। रोहन सिंह, दिल्ली। 16 जून से आपको हर दिन अलग अलग कीमतों पर पेट्रोल डीजल मिलेगा। हालांकि डायनामिक प्राइसिंग लागू होने पर आपको मोबाइल में इंडियन ऑयल का ऐप fuel@IOC डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको पेट्रोल और डीजल की अगले दिन की कीमत रात में ही पता चल जाएगी। इसके अलावा ग्राहक SMS भेजकर भी नई कीमतों के बारे में जान पाएंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक उसके सभी 26,000 डीलरों को कीमतों के बदलाव की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि ग्राहकों को गलत जानकारी न मिले। और हो सकता है, जैसा हम कह रहे हैं कि 16 जून को कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल ना मिले क्योंकि पेट्रोल पंप संचालकों ने डायनामिक प्राइसिंग का विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो 16 जून को पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेंगे। इधर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स का कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से पंप संचालकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए 16 जून को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। और विरोध के बाद भी सरकार अड़ी रही तो 24 जून से देश भर के पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। चलिए, इस खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं HPCL के CMD MK सुराना। सुराना साहब, क्यों ऐसा है कि पेट्रोल डीलर्स जो हैं वो इस नए सिस्टम के साथ इतना असहज महसूस कर रहे हैं? मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या मैकेनिज्म होगा जिसके तहत रोज प्राइसिंग बदलेगी और डीलर्स को कैसे ये सब पता लगेगा? नहीं, मैं आपके सभी श्रोताओं को और बाकी लोगों को भी बताना चाहूंगा कि उनकी एक सेंट्रल सिस्टम रहती है जिसमें प्राइसिंग चेंज होती है। वो अभी भी उसी तरीके से चेंज होती है, अभी 15-15 दिन में होती है। तो जैसे ही वो हम प्राइस चेंज करते हैं उसके बाद एक ऑटोमेटिक SMS सभी डीलर्स के पास जाता है, हमारे सेल्स ऑफिसर के पास भी जाता है और रीजनल मैनेजर्स के पास भी जाता है, जिससे उन्हें प्राइस चेंज पता लग जाती है। उसके बेसिस पे जो ऑटोमेटेड पेट्रोल पंप है उसमें तो सीधा सेंट्रल सिस्टम से सीधा प्राइस
डिस्पेंसिंग यूनिट में भी डाउनलोड किया जा सकता है और जहाँ नहीं है उस बेसिस पे प्राइसिंग चेंज की जाती है। इसके अलावा जो कस्टमर्स हैं, हर एक कंपनीज का अपना HPCL का भी है, BPCL का भी, IOC का भी है, तो उनका एक नंबर रहता है जिसपे आप जस्ट SMS एक भेजें तो आपको किसी भी और पेट्रोल पंप का एक नंबर रहता है जो वहाँ पर डिस्प्ले भी रहता है, वो आप उसको SMS भेजें तो आपको उस पेट्रोल पंप पे उस समय किस प्राइस पे आपको पेट्रोल या डीजल मिलना चाहिए वो किसी भी कस्टमर को पता लग सकता है। इसके अलावा वेबसाइट पे पता लग सकता है, हर एक का एक ऐप भी है, हर एक कंपनी का मोबाइल ऐप, उससे भी आपको पता लग सकता है कि उस पेट्रोल पंप पे जब इतना पार्टिकुलर मोमेंट टाइम क्या प्राइस है। जी, जब इतना अच्छा और इतना बढ़िया सिस्टम है जिसमें सारी चीजें स्मूथली हो सकती है इलेक्ट्रॉनिकली, तो फिर इतना विरोध क्यों आ रहा है डीलर्स की तरफ से? नहीं, एक्चुअली कुछ भी चेंज, जैसे अभी ऑलरेडी 5 सिटीज में ये ऑलरेडी लागू कर चुके हैं हम लोग डेली प्राइसिंग, पिछले 1-1.5 महीने से चालू है और उस पे ऐसा कोई किसी भी कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेंट या डीलर की तरफ से भी ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया है कि जिससे उनको काफी असुविधा ही हो। जब भी कोई चीज नई करते हैं तो उसमें एक इनिशियल थोड़े से हेजिटेशन होते हैं जिसको हम दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में डीलर्स के साथ भी बातचीत चालू है, उनके जो भी अप्रेंशन है वो हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें किस तरीके से होगा क्या नहीं होगा वो भी बताया जा रहा है। इससे एक्चुअली सभी को फायदा है, डीलर्स को भी फायदा है, कस्टमर्स को भी फायदा है, क्योंकि अभी जब प्राइसेस चेंज होती है 15-15 दिन में, तो उससे यदि ऊपर गई या नीचे गई तो उससे डीलर्स को भी नुकसान या फायदा होता है डिपेंडिंग ऑन द इन्वेंट्री। कस्टमर्स को भी पूरे 15 दिन का, यदि आपने 15 दिन में पेट्रोल नहीं भराया है और लास्ट दिन आप भराना भूल गए और दूसरे दिन ऑल ऑफ अ सडन प्राइस बढ़ गई तो आपको लगता है कि हम कल भरवा लेते तो हमारा इतना पैसा बच जाता। तो लेकिन अब चूंकि डे टू डे बेसिस प्राइस चेंज होती है, उससे आपको इस चेंज की चिंता नहीं कि मैंने कल क्यों नहीं भरवाया, मैंने आज क्यों नहीं भरवाया, उससे कस्टमर को फायदा है। दूसरा, डीलर्स को भी ऑल ऑफ ए सडन यदि मान लो प्राइस बढ़ने वाली है मार्केट में, उनको ऐसा अंदाजा है तो पेट्रोल पंप पे भीड़ लग जाती है, लोगों की कतार लग जाती है, और यदि प्राइस घटने वाली है तो एकदम लल सा हो जाता है। तो इससे इवन टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम टर्मिनल टू, ये कहना है सुराना साहब की जो नया सिस्टम आएगा इससे सभी को फायदा मिलेगा और पेट्रोल फ्लो स्मूथ होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़े जी, और आप लोगों की भी पूरी तैयारी है कि ये सिस्टम लागू हो जाए और स्मूथली लागू हो जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इधर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस बाजार में उतरने की तैयारी में है। कंपनी ने IPO लाने का ऐलान कर दिया है। इशू के जरिए कंपनी 10% हिस्सेदारी बेचेगी। कंपनी का कहना है कि लिस्टिंग की प्रक्रिया इसी साल पूरी कर ली जाएगी। और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का कैसे उड़ाया मजाक, देखिए इस ब्रेक के बाद। PSU बैंकों को NPA से कैसे उबारा जाए, इसको लेकर आज वित्त मंत्री और PSU बैंकों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में डिफॉल्टर्स से सख्ती से निपटने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों से कहा कि कर्ज से जुड़े जो भी मामले लंबित हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए। वहीं NPA पर RBI ने एक कमेटी का गठन किया है और बैंक उन कर्जदारों की लिस्ट भी तैयार कर रहा है जो बड़े देनदार हैं। इस बैठक में बैंकों के लिए साइबर सिक्योरिटी पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने बंगलुरु में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तरह तरह के जुमले फेंके लेकिन युवाओं से किया वादा पूरा करने में वो पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। इंडिया, स्वच्छ भारत, कनेक्ट इंडिया, मैं तो नाम भी भूल गया, कौन सा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, मूव लेफ्ट इंडिया, गो राइट इंडिया, मगर एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिलवाया। बड़े बड़े भाषण मगर खोखलापन। वहीं राहुल गांधी ने सेना को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बयान की निंदा की है। उन्होंने पार्टी के नेताओं को नसीहत दी कि वो आर्मी के बारे में अनाप शनाप बयान ना दे। आर्मी चीफ के बारे में बयान दिया है, ये बिल्कुल गलत है। आर्मी चीफ हिंदुस्तान के सेना का चीफ है और उसके बारे में राजनीतिक लोगों को कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। तो मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सेना हमारे लिए काम करती है, हिंदुस्तान की रक्षा करती है
और उनके आर्मी चीफ जो हैं उनके बारे में किसी भी राजनेता को कुछ कहने की जरूरत नहीं। और एक बक्से में अब सिमट सकता है आपका बैंक। बैंकिंग सिस्टम के भविष्य की एक झलक इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जून को अमेरिका जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी का यह पहला अमेरिका दौरा होगा। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। यह दौरा ट्रंप के न्योते पर हो रहा है। अपनी अमेरिकी यात्रा में के दौरान मोदी ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। उम्मीद है कि दोनों के बीच वीजा और पेरिस जलवायु समझौते पर चर्चा हो सकती है। एटीएम आया तो बैंक में बार बार जाने की जरूरत नहीं रही। अब एटीएम की जगह ऐसी मशीन आ सकती है जिससे बैंक जाने की जरूरत ही ना पड़े। जी हाँ, यह है बैंक इन अ बॉक्स का कॉन्सेप्ट। आप किसी मशीन को नहीं झांक रहे, ये झांकी है बैंकिंग सिस्टम के भविष्य की। बैंक इन अ बॉक्स यानी एक बॉक्स में पूरा बैंक। कुल 4 तरह की मशीनें हैं। जरा देखिए ये क्या कमाल करती हैं। पहली मशीन है SS32। इसमें आप चेक जमा कर सकते हैं, चेक भुना सकते हैं, कैश ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको अगर कोई मदद चाहिए तो मशीन आपसे बात भी करेगी। दूसरी मशीन का नाम है SS22। इस मशीन में आप बिना बैंक ब्रांच गए खाता खोल सकते हैं, बिना कार्ड लेन देन कर सकते हैं और पसंद की भाषा और थीम भी बदल सकते हैं। अब जरा SS83 का हुनर देखिए। ये कैश को रिसाइकिल करती है, यानी जो कैश मशीन में डाला जा रहा है उसी को विड्रॉवल में इस्तेमाल करती है। इससे मशीन में कैश रिफिल की कम जरूरत पड़ेगी। चौथी मशीन यानी इंस्टेंट कार्ड इशुएंस मशीन से आप बैंक खाता खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, तुरंत डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। ये सिर्फ आपके आधार कार्ड की जानकारी मांगेगी। इन मशीनों को बनाया है NCR कॉर्पोरेशन ने। सारे ATMs आज आधार के ऊपर चलने वाले हैं, तो आधार के थ्रू आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो और आप आपका डेबिट कार्ड भी इशू करा सकते हो। तो ये एक बड़ी चेंज है जो हम ला रहे हैं। दूसरी बड़ी चेंज जो हम ला रहे हैं ATM में वो ये है कि आप इंटरैक्टिव टेलर है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जहाँ टेलर लाइव स्क्रीन के ऊपर आएगा और कस्टमर के साथ बात करेगा और उसको हेल्प करेगा ट्रांजैक्शन करने में। इन मशीनों को ATM मशीनों की जगह लगाने के लिए NCR कॉर्पोरेशन ने कई बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। कंपनी का कहना है कि इस साल के अंत तक ग्राहकों की सेवा में ये मशीन तैनात हो सकती है। इन मशीनों को आपको सीखना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इससे आपके पास बहुत सा टाइम रहेगा अपनी बैंकिंग की सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। आपको इस चीज़ की कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर ब्रांच बंद हो गई तो मेरा काम कैसे होगा। तो कुल मिला जुला के ये मशीनें आपके लिए और बैंकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली हैं। निधि राय, मुंबई। और आवाज़ एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।